तो हेलो एंड वेलकम टू द वैगन व्हील। स्वागत है आप सभी का आईपीएल 2026 स्क्वाड एनालिसिस एपिसोड 5 में। आज हम लोग दो बहुत ही स्पेशल टीम्स के बारे में बात करने वाले हैं, एल क्लासिको ऑफ आईपीएल। और आप लोग हम दोनों को देख के बता सकते हो कि हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस वीडियो को शूट करते समय, क्योंकि आज हम दोनों की फेवरेट टीम्स की बात हो रही है। हालांकि दोनों अपोजिट टीम्स और दोनों अलग अलग टीम्स हमारी फेवरेट है। आप समझ ही गए होंगे, आरसीबी एंड सीएसके। तो स्टार्ट करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। इस साल बहुत सारे नए नए चेंजेस है और माइंडसेट शिफ्ट हो चुका है सीएसके के मैनेजमेंट का। सो लेट्स बिगिन। कि सीएसके की स्क्वाड तो भाई बहुत चेंज लग रही है। मतलब सब सब प्लेयर लगभग तो चले गए, या तो कुछ ट्रेड हो चुके हैं, कुछ को रिलीज कर दिया गया है। जैसे कि अश्विन भी चले गए हैं, जडेजा ट्रेड हो गए, इवान कॉनवे नहीं है इस बार टीम में। तो बहुत चेंजेस हमें दिख रही है टीम में। और ये एकदम नई टीम है सीएसके की। सीएसके हमेशा ये अपने ज्यादा एज के खिलाड़ियों को टीम में रखने के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार सीएसके बहुत यंग गन्स को मौका देने वाली है। इनसे बहुत उम्मीदें होंगी। और वैसे भी ये टीम ट्रांजिशन से जा रही है। और मैंने ट्रांजिशन ऐसा है कि माइंडसेट माइंडसेट बदल चुका है पूरा मैनेजमेंट का भी, कि पहले एक्सपीरियंस के पूरा पीछे भागते थे। मतलब एक्सपीरियंस के नाम पे अब संजू सैमसन और एमएस धोनी तो है ही, लेकिन एक्सपीरियंस के नाम पे बहुत कम प्लेयर्स बचे हैं। अब ज्यादातर यंग प्लेयर्स है बहुत ज्यादा स्क्वाड में। वाइस बैटर से शुरू करते हैं। जैसे कि सबको पता है ऋतुराज गायकवाड़ रहेंगे कैप्टन, और फिर हम्म। एम एस धोनी, फिर संजू सैमसन, फिर डिवॉल्ट ब्रेविस, फिर आयुष मात्रे, फिर कार्तिक शर्मा, सरफराज खान और उर्विल पटेल। ये बैट्समैन रहने वाले हैं। और ऑलराउंडर तो रहने वाले हैं जेमी ओवर्टन, रामकृष्णा घोष, प्रशांत वीर, मैथ्यू शॉट, अमन खान, जैक फॉक्स और शिवम दुबे। बॉलिंग लाइनअप भी इनकी बहुत यंग लग रही है गाइस। मतलब सारे प्लेयर नए हैं, एक दो छोड़ के। बॉलिंग लाइनअप में कोई एक्सपीरियंस पेसर या स्पिनर देखा जाए तो मैट हेनरी एक एक्सपीरियंस पेसर है। देखा जाए तो खलील अहमद के पास भी बहुत एक्सपीरियंस है। उन्होंने इंटरनेशनल लीग मैच में बहुत कम खेला, लेकिन लीग बहुत खेला। उन्होंने एक्सपीरियंस उनके पास भी है, लेकिन देखा हम्म। जाए तो इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपीरियंस कम रहा है। और जिनके पास है तो वो मैट हेनरी है, यंगन अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी, अकील हुसैन, राहुल चहर, स्पेंसर जॉनसन, सुरेश गोपाल। श्रेयस गोपाल भी बहुत टाइम से आईपीएल खेल रहे हैं, तो उन्हें भी एक्सपीरियंस तो है। अच्छा, बैटर्स की बात करें सीएसके में भी, बैटर्स विकेट कीपर्स वाला सेक्शन जो हमने बताया, उसमें दो जो प्रोमिनेंट हम देख रहे हैं जो ऑक्शन के थ्रू बाय हुए हैं सीएसके के थ्रू, वो है कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर। दोनों सेम प्राइस पे आए हैं और दोनों पे नजर रहेंगी कि वो किस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही जो है सिक्स सिटिंग मशीन है सीएसके के माइंडसेट से भी, और स्टैट्स भी यही कह रहे हैं। तो देखना होगा कि क्या आईपीएल के प्रेशर में कैसा परफॉर्मेंस रहता है दोनों का ही। प्रेशर तो बहुत रहने वाला है भाई। मतलब 14-15 करोड़ में बिकना और उतने ज्यादा अमाउंट में बिकने का बर्डन एक अलग ही होता है। तो वो बर्डन लेके आपको बाकी सारे मैचेस खेलना है। आपको पता है कि ये टीम मैनेजमेंट आपको मैक्सिमम मैचेस खिलाने वाली है। और आपको इससे अगर ये भी सीएसके परफॉर्म करना है कि आप बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि 10-12 करोड़ में अगर आप बिक रहे हो तो टीम को आपसे बहुत उम्मीदें होंगी। तो ये सबका प्रेशर एक प्लेयर पे तो रहता ही है। सीएसके मैनेजमेंट ने दो हिंट्स भी दे दिए हैं दोनों को साइन करके। एक तो पहले ही हिंट हो गया कि रविंद्र जडेजा बाहर चले गए, तो उनका रिप्लेसमेंट आ चुका है प्रशांत वीर के फॉर्म में, क्योंकि लेफ्टी बैटर है और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी डाल देते हैं वो। और उसके अलावा कार्तिक शर्मा जो है वो एमएसडी के भी रिप्लेसमेंट के तौर पे माने जा सकते हैं। अभी बहुत यंग है, बहुत छोटा सैंपल साइज है, लेकिन एक तरीके से एक सक्सेसर तो कह सकते हैं हम एमएसडी का, अगर वो ज्यादा टाइम के लिए रहते हैं स्क्वाड में तो। सक्सेसर तो संजू सैमसन होंगे, संजू के सक्सेसर कार्तिक शर्मा। लेकिन प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो इन्हें भी कम नहीं आ सकते, क्योंकि 14.2 करोड़ इन्हें भी सही मिले बात हैं। है, विकेट कीपिंग तो ये करते हैं भाई अच्छे। मतलब और फिनिशर भी है ना, संजू सैमसन जो टॉप ऑर्डर प्लेयर है, लेकिन कार्तिक शर्मा तो फिनिशर भी है, तो एमएसजी के सक्सेसर तो माने जा सकते हैं, क्योंकि विजय हजारे में भी इन्होंने सबसे ज्यादा सिक्सेस मारे थे। ऊपर से ये इनका एक एक सेक्शन है विकेट कीपिंग का। तो ये कोई पार्ट टाइम विकेट कीपिंग नहीं करते हैं, ये प्रॉपर विकेट कीपर है। तो धोनी जैसे ये प्रॉपर विकेट कीपर है। और एक वेटरन प्लेयर जो कि एक्सेलरेटेड राउंड में सीएसके ने बाई करा था, जहां तक मुझे याद है, सरफराज खान, जो कि बेस प्राइस पे आए हैं सीएसके में। और अगर इन्हें चांस मिलता है तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि सरफराज खान कैसा, किस हिसाब से अपनी गेम को इम्प्रूव कर रहे हैं और किस हिसाब से खेल रहे हैं सीएसके के साथ। क्योंकि एक्सपीरियंस की तो इस बार थोड़ी कमी तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ माइंडसेट शिफ्ट तो है। तो एक्सपीरियंस प्लेयर्स कम है इस साल और यंग प्लेयर्स बहुत ज्यादा है। तो ये ये कैसा खेलेंगे, ये मतलब इनके पोजीशन पे डिपेंड करेगा बहुत ज्यादा। ये तो कुछ बॉल चाहिए भाई, मतलब सेट होने के लिए। और 5 नंबर भी डेवॉल्ट ब्रेविस या फिर और कोई प्रशांत वीर या फिर कार्तिक शर्मा, इनमें से कोई खेलने वाला है, या फिर ज्यादा से ज्यादा शिवम दुबे को 5 नंबर मिल सकता है। लेकिन इन्हें मुझे लगता है इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे यूज करने वाली है टीम, अगर कोलैप्स कर रही है तो। सही उसके बात है। अलावा मुझे नहीं लगता कि सरफराज खान को उतना चांस मिलने वाला है।
इनकी ज्यादा जरूरत पड़ने नहीं वाली है मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस तो है नहीं, क्योंकि बहुत टाइम से आईपीएल भी खेल रहे हैं और इनका डोमेस्टिक फॉर्म भी बहुत बढ़िया रहता है हमेशा। तो ये देखना है कि एक्सपीरियंस अगर उन्हें चांस मिलता है तो किस हिसाब से रिफ्लेक्ट होता है जब वो खेलेंगे मैचेस, अगर उन्हें चांस मिलता है तो अगर बॉलर्स की बात करें तो इस साल इंप्रूवमेंट तो है अच्छा खासा, और पिछले साल से देखा जाए तो बहुत सारे रिटेन प्लेयर्स भी ऐसे नूर अहमद, खलील अहमद हो गए। उनके अलावा राहुल चहर एक अच्छा एडिशन है स्क्वाड में मेरे हिसाब से सीएसके के लिए, जो कि चेपॉक या फिर इकाना में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए तो राहुल अकील, चहर तो मेरे हिसाब से नूर अहमद के बाद ही पढ़ो। जैसे इनके फर्स्ट 4 मैचेस में ये एक मैच चेपॉक में खेल रहे हैं, तो उसमें तो राहुल चहर मेरे को ज्यादा सेंस बना रहे हैं कि राहुल चहर रहेंगे प्लेइंग 11 में। लेकिन फिर भी यार 2 लेग स्पिनर टीम में कभी देखा नहीं है यार, मतलब 2-3 साल में तो। लेकिन अश्विन गए ना, तो अश्विन की जगह तो राहुल चहर आ सकते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है। श्रेयस गोपाल हाँ, या राहुल चहर। राहुल चहर का फॉर्म भी अभी रिसेंटली बढ़िया रहा है, श्रेयस गोपाल का ठीक ही रहा है, उतना चांसेस भी नहीं मिले थे। लेकिन राहुल चहर ने पंजाब के लिए परफॉर्म करा था 2024 के सीजन हम्म। में, जहां तक मुझे याद है। पिछले साल तो उन्हें बहुत ही कम चांस मिला सनराइजर्स के साथ, और 5.2 करोड़ में लिया गया है राहुल चहर को, तो मुझे तो लग रहा है कि वो खेलने वाले हैं सीएसके के लिए। इसके अलावा अगर मेजर एक कंसर्न की बात करें, और जो एक न्यूज आई है कि नेथन एलिस जो है वो पूरे सीजन के लिए बाहर हो चुके हैं, और उनके जगह पे अब स्पेंसर जॉनसन आ चुके हैं। तो स्पेंसर जॉनसन मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया एक रिप्लेसमेंट है। और अभी के टाइम पे केकेआर में भी बहुत सारे इंजरीज हुई है, और वहां पे स्पेंसर जॉनसन तो भाई बहुत पीटा था यार लास्ट ईयर। हाँ, लेकिन लेफ्ट आर्म पेसर भी तो है आपके पास, लेफ्ट आर्म ऑप्शन आ जाता है, और स्विंग भी उन्हें मिल जाती है अच्छी खासी। केकेआर में थे लास्ट ईयर, और पिछले साल उन्हें उतने चांसेस नहीं मिले थे, और अगर मिले थे तो स्विंग तो कर रही थी उनकी बॉल। तो भाई जगह बन नहीं रही है यार स्पेंसर जॉनसन की, मतलब मुकेश चौधरी भी है, खलील अहमद भी है। और स्पेंसर जॉनसन के पहले शायद मैट हेनरी खेल रहे हो। मैट हेनरी तो मुझे लगता है हाँ, सारे मैचेस वही ना, खेलेंगे। अरे मैट हेनरी भी टीम में है, तो फिर हाँ, मैट हेनरी के ऊपर थोड़ी कोई जॉनसन को रखेगा। लेकिन ये है ना कि नेथन एलिस अगर टीम में रहते तो नेथन एलिस तो खेलते ही, तो अगर आप उनका रिप्लेसमेंट ला रहे हो तो उन्हें क्या आप टीम में रख रहे हो, या फिर मैट हेनरी के साथ जाओगे? तो नेथन एलिस के जैसे प्लेयर भी तो होने चाहिए यार, स्पेंसर जॉनसन मतलब। पेस वाले विकेट पे खेले, ईडन गार्डन्स में वो खेलते तो उन्हें स्विंग मिल जाती थी। लेकिन देखना होगा कि अगर उन्हें भाई अपॉर्चुनिटी मिलती है 2 में तो। तो खलील अहमद मैक्सिमम ओवर्स बॉलिंग करने वाले हैं, 2 ओवर तो लिख लो कंफर्म है। और फिर हम्म, उसके बाद स्पेंसर जॉनसन या तो मैट हेनरी भाई पावर प्ले में ज्यादा बढ़िया रहने वाले हैं। हाँ, और एक्सपीरियंस देखा भी है जाएगा। बहुत ज्यादा। और पेस लाइनअप सीएसके की जिस हिसाब से सारे ही यंग पेसर्स दिख रहे हैं मुझे, तो खलील अहमद एक ऑप्शन है जो कि थोड़े एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन ऐसे सारे यंग पेसर्स हैं। तो मेरे हिसाब से मैट हेनरी हम्म। लीड करेंगे अगर वो प्लेइंग 11 में आते हैं तो। तेरे को बॉलिंग लाइनअप क्या लग रही है, मतलब खलील अहमद, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, एक कोई स्पिनर ले लो, मतलब यही बॉलिंग रहने वाली है। मुकेश चौधरी तुमको कि मतलब नहीं, खेलने मुकेश वाला है। चौधरी को चांस नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता। मुकेश चौधरी के बजाय आप हो सकता है राहुल चहर खिला लो, क्योंकि व्यक्तिगत हिसाब से देखा जाए तो रविंद्र जडेजा पहले खेलते थे, तो उनके जगह पे आप अभी तो प्रशांत वीर खेलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल चहर ज्यादा सेंस बनाता है इन प्लेस ऑफ मुकेश चौधरी। आपके पास इससे बेटर ऑप्शन है कि अंशुल कंबोज खिला लो ना। भाई लेकिन मुकेश चौधरी मुझे लग रहा है कि उन्हें चांस मिलेगा, मतलब स्टार्टिंग के मैचेस में शायद ना मिले, बट अगर सीएसके फॉर्म में नहीं आ रही है तो उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन ये भी है कि अगर खलील अहमद खेल रहे हैं तो मुकेश चौधरी की जगह नहीं बन रही है, क्योंकि खलील अहमद उनका काम तो कर ही रहा है भाई मुझे लगता है जगह पे। मुकेश चौधरी और गुरजपनीत सिंह की हमने बात की, ये दोनों बैकअप में रहने वाले हैं। अगर कोई इंजरी होती है या फिर पेस बॉलिंग बिल्कुल ही काम नहीं कर रही तो इन्हें शायद एक चांस मिल सकता है। वैसे सीएसके का चेंजेस तो करेगी नहीं, मुझे नहीं लगता इस साल करने वाली है, क्योंकि टीम तो ज्यादातर सॉर्टेड ही है सीएसके की। और स्पिन बॉलिंग में देखा जाए तो अकील हुसैन आ गए हैं, और राहुल चहर की हमने बात की, उसके अलावा श्रेयस गोपाल। तो स्पिन भी बढ़िया है इस साल, तो जैसे पिछले साल तक तो रविंद्र जडेजा थे, तो उन्हें तो रिप्लेस करना इस टाइम पे पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा है कि रविंद्र जडेजा के कैलिबर का कोई प्लेयर है अभी सीएसके के पास। नहीं लेकिन है भाई, कोई नहीं है। कोई नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो स्पिनर्स उतने बुरे नहीं है। नूर अहमद तो हमने देखा ही था लास्ट ईयर, अब बिल्कुल अपने वर्थ पे परफॉर्म करा था उन्होंने, और 10 करोड़ के प्राइस पे मुझे लगता है सबसे बढ़िया परफॉर्मर रहे थे सीएसके के लिए वो लास्ट ईयर। हम्म। और उनके साथ अब राहुल चहर का ऑप्शन है, साथ में अकील हुसैन मुझे लगता है नूर अहमद के बैकअप रहने वाले हैं, खेलेंगे नहीं वो मैचेस। तो हमने स्क्वाड की तो बहुत बात कर ली, अब बात करते हैं प्रोबेबल 11 कैसी लग रही है। ओपनिंग की ना थोड़ी सी कंफ्यूजन तो नहीं, मेरे हिसाब से तो क्लियर था कि किसे ओपन करना चाहिए। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ की अभी एक क्लिप बहुत सर्कुलेट कर रही है, जहां पे उन्होंने ओपनर्स बता दिए हैं सीएसके के लिए कौन ओपन करने वाले हैं, और वो है खुद ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन। कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से बढ़िया रहने वाली है। मेरे हिसाब से बढ़िया नहीं रहने वाली है, क्योंकि आप मेरे हिसाब दोनों ही से जो कौन है?
मेरे हिसाब से आयुष मात्रे को ओपन करना चाहिए। गायकवाड़ तो 3 नंबर पे खेलने का एक्सपीरियंस है उनके पास एक और ये भी है ना कि दोनों ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, और दोनों अगर ओपनिंग कर रहे हैं तो एक प्लेयर मुझे लगता है कि एंकर के रोल के लिए मिडिल ऑर्डर में रहना चाहिए, या तो ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 3 या 4 पे तो नहीं लेकिन 3 पे खेले, और संजू सैमसन 3 पे या फिर किसी और मिडिल ऑर्डर की पोजीशन पे खेले, ताकि एक एंकर बना रहे। अगर कोई कोलैप्स होता है तो एक एंड को संभालने के लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी आप हाँ, देखो दोनों तो में से किसी एक को अपने आप को डिमोट करना पड़ेगा। संजू सैमसन को तो हमने देख लिया वर्ल्ड कप में ओपनिंग कितना झकास किया है, तो वो हाँ। तो करने से रहे। ऋतुराज गायकवाड़ 3 नंबर पे आ जाए, जिनके पास एक्सपीरियंस भी है 3 नंबर पे खेलने का, बहुत बढ़िया। और आयुष मात्रे एट नंबर 3, अगर ओपनर जल्दी आउट होता है तो उनपे प्रेशर भी आ सकता है, और वो प्रेशर में कैसा हम्म, परफॉर्मेंस दे पाते हैं। वो भी थर्ड नंबर पे लास्ट सीजन मुझे जहां तक याद है वो ओपनिंग कर रहे थे, तो इस सीजन देखना होगा कि थर्ड पे वो किस हिसाब का परफॉर्मेंस दे पाते हैं। प्रॉबल 11 मेरे हिसाब से कुछ ऐसी रहने वाली है। फर्स्ट पे ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन, जहां तक ऋतुराज ने कहा है। थर्ड पे आयुष मात्रे, फोर्थ पे डिवॉल्ट ब्रेविस, फिफ्थ पे कार्तिक शर्मा, सिक्स पे शिवम दुबे, सेवन पे प्रशांत वीर, एट्थ पे MS धोनी, नाइन्थ पे मैट हेनरी, 10th पे खलील अहमद और 11th पे नूर अहमद। इम्पैक्ट प्लेयर की अगर बात करें तो फिर राहुल चहर का ऑप्शन है। ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने जो ये टीम बताई है ये तब बताई जब चेन्नई फर्स्ट बैटिंग करेगी, क्योंकि मेरा एक पॉइंट है कि MS धोनी, मुझे लगता है कि इस साल हमें फील्ड पे बहुत कम दिखने वाले हैं, क्योंकि अगर आप MS धोनी को रख रहे हो प्लेइंग 11 में और दोनों इनिंग्स के लिए, और क्योंकि देखो 3 विकेट कीपिंग ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी है। 11 की बात कर रहा हूँ मैं, एक संजू सैमसन का ऑप्शन है, उसके अलावा एक कार्तिक शर्मा का ऑप्शन है, एक MS धोनी का ऑप्शन है। तो फिर 3 विकेट कीपर्स 11 में रहना, दोनों इनिंग्स खेलना मुझे ज्यादा सेंस भी नहीं बनाता, और साथ में आप एक पेसर या किसी स्पिनर की भी जगह MS धोनी खिला रहे हो, जो कि मुझे लगता है कि एज एन इम्पैक्ट प्लेयर अगर थाला रहते हैं तो बेटर रहेगा। भाई कार्तिक शर्मा रहने वाले हैं मेरे हिसाब से इम्पैक्ट। हाँ, और MS धोनी की फिटनेस किस हिसाब से रहती है अभी, और वो एक ही संजू थोड़ी सैमसन इम्पैक्ट हो सकता है भाई, कोई मतलब नहीं ऐसा नहीं नहीं है नहीं कि ना उन्हें कोई संजू, कैप्टेंसी का टेंशन है कि ग्राउंड पे रहना है, तो इम्पैक्ट किया जा सकता है वो। और ये है ना कि अगर MS धोनी और संजू सैमसन इन दोनों में से एक इम्पैक्ट होने वाला है, अगर सब आउट होंगे या फिर अगर इम्पैक्ट में आएंगे बैटिंग करते वक्त, या तो तो इन आयुष दोनों में मात्रे से हो जाए, पता नहीं भाई, आयुष मात्रे भी हो सकता है ना। नहीं नहीं भाई, कोई यंगस्टर्स तो चाहिए ना फील्ड पे फील्डिंग करने के लिए। लेकिन संजू सैमसन और MS धोनी में से एक ही होगा कि जो इम्पैक्ट प्लेयर के लिए सब्स्टिट्यूट होते रहेंगे, क्योंकि इन दोनों को एक साथ रखना मेरे हिसाब से सेंस नहीं बनाता, क्योंकि कोई एक ही कीपिंग करने वाले हैं और एक फील्ड पे रहे, इससे बढ़िया कि आप किसी पेसर को या फिर स्पिनर को ले आओ बॉलिंग करते वक्त। ये है कि MS धोनी की गाइडेंस मिस करेंगे चेन्नई, ऋतुराज गायकवाड़ अगर। मुश्किल है भाई, मतलब धोनी को इम्पैक्ट करना बहुत मुश्किल है। ग्राउंड पे रहते हैं तो भाई वही फील्डिंग सेट करते हैं भाई, कुछ भी हो कैप्टन कोई भी रहे, तो उन्हें लेकिन इम्पैक्ट करने से। अब तो CSK को तैयार होना पड़ेगा ना यार, साला ज्यादा कितने ही सीजन खेल पाएंगे। अरे भाई जितने साल खेल रहे हैं एटलीस्ट पूरा खेले ना बढ़िया से। इस पे एक डिस्कशन करते हैं, तेरे को क्या लगता है कि MS धोनी का ये लास्ट सीजन है या फिर नहीं? भाई थाला ने तो खुद बोल दिया है कि कुछ भी कंफर्म नहीं है, उन्होंने ना ठीक से हाँ बोला ना बोला। मेरे हिसाब से वो 1 साल और खेलेंगे, मतलब ये इसके बाद। मेरे हिसाब से हो सकता है ये लास्ट सीजन हो, क्योंकि आपने कार्तिक, या फिर ये हो सकता है कि आप एक और सीजन कार्तिक शर्मा को ट्रेन करो, और अगले सीजन भी मतलब कार्तिक शर्मा को आप ट्रेन करो MS धोनी के प्रेजेंस में। ऋतुराज गायकवाड़ को ट्रेन किया, फिर अब कार्तिक शर्मा। लेकिन शायद से MS धोनी का ये आखिरी सीजन हो सकता है, क्योंकि एक पेसर और स्पिनर भी मिस आउट कर रहे हो आप, अगर MS धोनी और संजू सैमसन दोनों प्लेइंग 11 में रहते हैं तो। धोनी अगले साल खेले या ना खेले पूरा डिपेंड करता है इस बार के फॉर्म पे, मतलब 7-8 नंबर पे आके वो क्या करते हैं, उन्हें जितनी बॉल मिलती है वो क्या उस हिसाब से क्या करते हैं। या तो और फिटनेस ही पे भाई पूरा गेम डिपेंड करता है धोनी का। उन्हें कोई प्रेशर नहीं है ना निकलने का, प्रेशर है ना कुछ, अगर वो खुद उनका बॉडी अलाउ कर रहा है तो वो खेलेंगे, नहीं तो नहीं खेलेंगे। इस बार तो बाय ऑर्डर MS धोनी नंबर 8 पे दिखने वाले हैं हमें। ऐसा नहीं है कि पिछले बार तो अपनी मर्जी से हम्म। वो थोड़ा बहुत ऑर्डर चेंज कर ले रहे थे, लेकिन इस बार तो मेरे हिसाब से भाई प्रशांत 7 भी पे दिख 7 पे सकते हैं आएंगे। ना, प्रशांत वीर 8 पे आएंगे। प्रशांत भी मुझे नहीं लगता MS धोनी के बाद आएंगे, MS धोनी से पहले ही आएंगे, MS धोनी खुद उन्हें उनसे पहले भेज देंगे। तो भाई वही पोजीशन उनको सूट करता है यार, हार्दिक पांड्या को उस पोजीशन पे आके कितने सारे छक्के मारे थे लास्ट ईयर से। और एक मैच शायद राजस्थान के अगेंस्ट था जहाँ पे वो लेट आए थे और फिर मैच भी हाथ से निकल गया था। लेट आए थे भाई, मैच तो पहले ही हाथ से निकल गया था, वो पहले हाथ के बाद में। तो तेरे को 11 जगह क्या लगती है? जैसे मैंने कहा ऋतुराज गायकवाड़, सैमसन, फिर थर्ड पे आयुष मात्रे, तो क्या लगता है आयुष मात्रे एट नंबर 3 कैसा कॉल है?
भाई आयुष मात्रे नंबर 3 मेरे हिसाब से तो सही कॉल नहीं है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ओपनिंग कर रहे हैं। उन्हें अब आप इतने आईपीएल कोई नॉर्मल तो है नहीं लीग, बहुत बड़ा लीग है, तो उस पे नंबर 3 पे उनका पोजीशन ही चेंज कर देना, जहाँ पे उन्होंने कभी बैटिंग ही नहीं की, उन्होंने मैक्सिमम ओपनिंग ही किया है, तो सीधा चेंज कर देना, ओपनिंग करना चाहिए सबसे बढ़िया। लेकिन सीएसके के मैनेजमेंट के हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन ओपन कर रहे हैं। लेकिन ये है ना कि उर्विल पटेल पिछले सीजन बढ़िया खेले थे, डिसेंट खेले थे, लेकिन इस बार वो शायद प्लेइंग 11 तब में अपनी जगह ना बना पाए, क्योंकि कार्तिक शर्मा भी आ चुके हैं और आयुष मात्रे भी खेलेंगे। तो आयुष मात्रे और उर्विल पटेल में से ही रिप्लेस हो सकता है, मतलब सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं वो दोनों। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई और प्लेयर हटने वाला है इस साल। भाई वैसे ही प्लेइंग 11 सॉर्टेड ही है, मतलब एक दो प्लेयर्स डाउट रहने वाले हैं जो कि खेल, 3 प्लेयर मैक्सिमम, 2 से 3 प्लेयर, बाकी तो वैसे ये तो टीम पूरी नहीं है, तो हमें कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम लोग स्क्वाड देखते हैं तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि मैक्सिमम प्लेयर कौन से रहने वाले हैं इस टीम में। लेकिन ये देखो ना कि अभी के हिसाब से जो 11 मैंने बनाई है उसमें 3 पेसर्स हैं, एक मैट हेनरी, एक खलील अहमद, और जो थर्ड ऑप्शन है वो प्रॉपर पेसर, मतलब आप अभी तो कंसिडर कर लो, शिवम दुबे। 3 पेसर है। तो क्या ये 3 पेसर सीएसके के लाइनअप को कैरी कर सकते हैं? पेसर के लाइनअप में शिवम दुबे एक पार्ट है, तब कैसे कैरी कर पाएंगे यार। वही तो एमएस धोनी या फिर संजू सैमसन में से किसी एक को सब आउट होना पड़ेगा, और एक पेसर आना चाहिए। अंशुल कंबोज आ सकते हैं या तो, या फिर मुकेश चौधरी की हमने बात की। भाई एक ऑलराउंडर रहना चाहिए पेसर में, तो बढ़िया रहता मतलब। आपके पास जेमी ओवर्टन का ऑप्शन है एक, लेकिन मैट हेनरी को हटना पड़ेगा फिर। मैक्सिमम 3 पेसर, थोड़े से प्रॉपर पेसर चाहिए हमें, और नहीं तो एक पेसर ऑलराउंडर भी चल सकता है, लेकिन अगर वो ऑलराउंडर शिवम दुबे हो तो फिर तो दिक्कत हो सकता है। इस सीजन मेरे को सीएसके का ये लग रहा है ना कि पिछले सीजन बैटिंग में बहुत ज्यादा कोलैप्स कर रही थी टीम, तो इस बार इन्होंने बैटिंग पे इतना ज्यादा ध्यान दे दिया है कि बॉलिंग में भी ऑप्शंस है, लेकिन अब बैटिंग इतनी ज्यादा लाइंड अप हो चुकी है सीएसके की कि अब बॉलिंग के लिए बहुत कम स्लॉट्स बच गए हैं, जैसे मैट हेनरी, खलील अहमद और नूर अहमद 9, 10, 11 पे। उसके अलावा कोई और ऑप्शन एमएस धोनी को रिप्लेस करके ही आ सकता है टीम में। एमएस धोनी या संजू सैमसन। तो तेरे को क्या लगता है कि इम्पैक्ट पे अगर आएंगे तो कौन हटने वाला है, संजू सैमसन या एमएस धोनी, संजू सैमसन भाई मेरे हिसाब से। बिना इंजरी के? भाई अगर एमएस धोनी खेल रहे हैं तो एज अ कीपर ही खेलेंगे, क्योंकि हमने देखा है, मतलब इस बार भी प्रैक्टिस मैच में भी एमएस धोनी ने हाँ, कीपिंग किया है, तो एमएस धोनी बिना कीपिंग तो भाई। कीपिंग के तो नहीं खेलने वाले हैं, वो फील्ड पे तो मुझे नहीं लगता कि फील्ड पे खेलने वाले हैं, सिर्फ कीपर के तौर पे खेल सकते हैं वो। तो कार्तिक शर्मा, मुझे लगता है कार्तिक शर्मा भी सब आउट हो सकते हैं। हो सकता है भाई कार्तिक शर्मा जैसे। कार्तिक शर्मा तो भाई अभी ग्राउंड पे जितना रहे उतना बढ़िया है ना, 14 करोड़ में खरीदा है, तो उन्हें तो भाई बहुत कुछ सीखना भी होगा अभी आने वाले 5 साल 8 साल टीम में अगर रहना है, तो ग्राउंड ही पे रहना बढ़िया है। तो अगर सीएसके की स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो हमें दिख रहा है पिछले साल के बाद तो पूरा ही क्लियर दिख रहा है, पिछले साल तो भाई क्या ही थी, लेकिन इस साल आपका जो बैटिंग ऑर्डर है वो तो सॉर्टेड दिख रहा है अभी के हिसाब से। आपकी जो कोर बैटिंग लाइनअप है वो भी सॉर्टेड है, और इंडियन टैलेंट को आपने बहुत ज्यादा नरिश करने का इस बार सोचा है। तो देखना होगा कि जैसे कार्तिक शर्मा और प्रशांत भी जैसे ऑप्शन है आपके पास, तो वो किस हिसाब से परफॉर्म करते हैं मैचेस में। डेवॉल्ट ब्रेविस के अलावा बाकी सारे बॉलिंग ऑप्शन से आप यूज कर रहे हो जो ओवरसीज है, बाकी सारे इंडियन टैलेंट्स है जो कि आप बैटिंग में यूज कर रहे हो। ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप था सीएस के मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, कि बैटिंग में सारे इंडियन टैलेंट है। ये है कि सारे प्लेयर्स को उनके हिसाब का भी स्पॉट मिल रहा है, जैसे जो फिनिशर प्लेयर है उनको फिनिश करने का चांस मिलेगा। और बस ये है कि आयुष मात्रे ओपनिंग करते हैं या नंबर 3 पे, वो डिसाइड करने की एक पॉइंट हो सकती है सीएस के मैनेजमेंट के लिए। शायद गायकवाड़ ने भी ये स्टार्टिंग के मैचेस के लिए बोला हो, क्या पता अगर कुछ टीम में नहीं बन रहा है कॉम्बिनेशन, तो शायद फिर से ओपनिंग हो सकता है मात्रे के साथ। जिस हिसाब से मैनेजमेंट ने विश्वास दिखाया है यंग प्लेयर्स पे, मुझे लगता है कि इमर्जिंग प्लेयर का जो अवार्ड मिलता है आईपीएल खत्म होने के बाद, वो सीएसके के किसी एक प्लेयर को मिल सकता है इस साल। पेस ऑप्शन बहुत सारे हैं, जैसे कि हमने बात की नेथन एलिस तो अब बाहर हो चुके हैं, उनके जगह स्पेंसर जॉनसन आए। उसके बाद मैट हेनरी की हमने बात की, और उसके बाद अगर इंडियन पेस ऑप्शन देखा जाए तो मुकेश चौधरी, गुरजप्रीत सिंह और खलील अहमद। तो पेस ऑप्शंस भले लिमिटेड है, लेकिन क्वालिटी ऑप्शंस तो है आपके पास। अंशुल कंबोज भी एक ऑप्शन है। मेरे हिसाब से या तो वो खेल रहे हैं या तो मुकेश चौधरी खेल रहे हैं, अभी ज्यादा चांस मुझे कंबोज का लग रहा है। हाँ, क्योंकि पिछले सीजन भी वो कंबोज खेल चुके हैं सीएसके के लिए। चौधरी को लास्ट ईयर लग रहा है मौका मिला था, लेकिन बहुत
कंसीड किया अच्छा था परफॉर्म उन्होंने नहीं करा लास्ट तो ईयर। हाँ। और इस बार स्पिन में भी प्रशांत वीर का एक एडिशन है, साथ में राहुल चेर का एडिशन है जो कि हमने बात की। तो ओवरऑल देखा जाए तो टीम इस बार पिछले सीजन से तो कंपैरेटिवली बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा बॉक्सेस टिक करने की कोशिश की है सीएसके इस बार मैनेजमेंट ने। बॉलिंग के लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग रहने वाली है इस ये आईपीएल हाँ सीएसके के लिए। हाँ, क्योंकि मेजर आपका जो बैकबोन थी आपके बॉलिंग की, चाहे वो परफॉर्म ना करे या करे, हमेशा रविंद्र जडेजा अगर परफॉर्म करे या ना करे किसी भी बॉलिंग लाइनअप में रहते हैं तो ओपोजिशन टीम के माइंडसेट में तो वो रहते हैं कुछ पॉइंट के लिए। हाँ, लेकिन इस बार रविंद्र जडेजा नहीं है, जो कि एक मेजर मिसिंग हो सकता है अगर राहुल चेहर परफॉर्म ना करे या फिर नूर अहमद का पिछले सीजन जैसा परफॉर्मेंस हमें इस बार देखने को ना मिले, तो फिर रविंद्र जडेजा की इंपॉर्टेंस तो वैसे पता चल सकती है इस हिसाब से। और अगर वीकनेसेस की बात करें तो एक वीकनेस जो हमने कहा, इम्पैक्ट प्लेयर का थोड़ा सा जो कंडीशंस है वो सही से बैठ रही है कि नहीं, क्योंकि एम एस धोनी सब आउट होंगे या संजू सैमसन, वो देखना होगा। और क्या एम एस धोनी फील्ड करेंगे या फिर सिर्फ इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे खेलते हुए दिखेंगे। अगर वो एक बॉलिंग ऑप्शन बढ़ाना चाहते हैं तो एम एस धोनी मुझे लगता है सिर्फ बैट करने के लिए हमें दिखाई देंगे, और वो भी बहुत कम चांसेस है क्योंकि वो फिर शायद 7 या 8 पे आएंगे बैट करने के लिए। अगर उनकी जरूरत पड़ती, मुझे लगता है कम पड़ेगी क्योंकि कोलैप्स होगा तभी 7 या 8 तक बैटिंग जाएगी। इन कीपर्स ऑलरेडी है तो ना आप 11 लोग में। कमेंट में बताइए कि धोनी हाँ, का कमेंट करके बताओ कि इम्पैक्ट प्लेयर कौन होने वाला है इस बार सीएसके के लिए और कौन सब आउट होगा। उर्विल पटेल की हमने बात की कि क्योंकि कार्तिक शर्मा ऑलरेडी आ चुके हैं 11 में, तो उर्विल पटेल की जगह नहीं बन रही है। लेकिन क्या इन एक्सपीरियंस भी एक पॉइंट के लिए जो अभी बैटिंग लाइनअप में जो दिख रहा है, एक्सेप्ट जो ओपनर्स है ऋतुराज गायकवाड और संजू सैमसन और उसके बाद एमएस धोनी, तो ये जो फिर आपका जो बैटिंग ऑर्डर बचता है वो थोड़ा इनएक्सपीरियंस तो लगता है, और फिर वो वही है कि लॉक करने जा सकते हैं और आउट हो सकते हैं। हर एक पोजीशन के अल्टरनेटिवली एक एक्सपीरियंस प्लेयर इन्होंने किया हुआ है, जैसे कि सैमसन और गायकवाड़। उसके बाद ब्रेविस हो गए, फिर शिवम दुबे रहते हैं, जो कि एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन इन्होंने बना रखा है थोड़े से बैलेंस करने के लिए। तो उससे हेल्प मिल सकती है जो भी इनएक्सपीरियंस प्लेयर रहेंगे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, एक्सपीरियंस प्लेयर उनके हम्म। साथ उन्हें मतलब गाइड करते रहेंगे। और पिछले साल तक सब टोकते थे सीएसके की बहुत ज्यादा, मतलब उतने फायर पावर वाले प्लेयर्स नहीं है कि जो सिक्सेस मार पाए बहुत ज्यादा। इस बार एकदम अपोजिट होने वाला है, हाँ, इस बार तो कंफर्म है। पूरा ही अपोजिट कर दिया है कि सिर्फ ऐसे प्लेयर्स दिख रहे हैं जो कि फिनिशर्स हैं या फिर जो बहुत लंबे लंबे सिक्सेस मारते हैं, रिकॉर्ड्स बना रखे सिक्सेस मारने में, वैसे प्लेयर्स हैं। तो देखना पड़ेगा कि कई टेक्निकलिटी वाले प्लेयर्स है, एंकर वाले प्लेयर्स पीछे तो नहीं छूट जा रहे इस लाइनअप में, क्योंकि भाई दो जो गायकवाड़ सबसे, को छोड़ के कोई मेरे को एंकरिंग प्लेयर लग ही नहीं रहा है, कोई नहीं। संजू सैमसन एक ऑप्शन है। वो भी तो भाई इंडेंट ही बना दिया मतलब तो अगर मैचेस की बात करें सीएसके की, तो सीएसके का फर्स्ट मैच है राजस्थान रॉयल्स के साथ गुवाहाटी में होने वाला है 30 मार्च को। उसके बाद ये जाएंगे अपने ही होम ग्राउंड पे खेलने चेपॉक में अगेंस्ट पीबीकेएस ऑन 3 अप्रैल। उसके बाद इनका मैच है, थर्ड मैच इनका है आरसीबी के साथ। वन साइड रहेगा भाई एज ऑलवेज। सही बात है, वन हम लोग साइडेड तो रहेगा, वन जीत साइडेड है। तो रहेगा, वन साइडेड रहेगा। 5 अप्रैल को मैच है आरसीबी के साथ एल क्लासिको। उसके बाद इनका मैच है दिल्ली कैपिटल्स के साथ 11 अप्रैल को। फर्स्ट 4 मैचेस की हम बात कर रहे हैं। तो ये चारों मैचेस को देखते हुए जो राजस्थान के साथ मैच है, अगर वो चेपॉक में होता तो फिर राहुल चेहर का ऑप्शन इनके पास है। और इस बार राजस्थान के पास भी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्पिनर्स, हमने पिछले एपिसोड में राजस्थान की बात की है। तो वो देखना होता है कि चेपॉक में अगर मैच होता तो कैसा दोनों टीम परफॉर्मेंस देती। लेकिन गुवाहाटी में मैच हो रहा है गुवाहाटी में दोनों टीम सेम ही लग रही है मतलब। और दोनों टीम बहुत बैलेंस्ड है देखा जाए तो। और ये है कि हो सकता है कि राजस्थान की पेस बॉलिंग थोड़ा सा एज ले जाए सीएसके की पेस भाई बॉलिंग। उसमें भी तेज बॉलिंग नहीं तो ही लग रही है भाई मेरे को भी। जोफ्रा आर्चर इंजरी के बाद जब से उन्होंने बॉलिंग स्टार्ट किया है उतने इफेक्टिव नहीं रहे हैं मतलब लिमिटेड ओवर क्रिकेट में। तो देखा जाए तो जोफ्रा आर्चर उस टाइप के अभी नहीं मतलब फॉर्म में है। और इस टीम में भी उनके बराबरी के जो प्लेयर है खलील अहमद, वो उनसे तो बढ़िया ही है। और मैट हेनरी है, मैट हेनरी मैट हेनरी भी भी अगर है। इंजर्ड होते हैं तो देखना होगा कैसे कोप अप हाँ, करती है सीएसके। मैट हेनरी ज्यादा इंजर्ड रहते हैं वो। तो कुछ पॉइंट्स की हमने बात की सीएसके के लिए। अगर रेट करना हो तो आई विल गिव सीएसके एन 8.5 आउट ऑफ 10। 8.5 इसलिए क्योंकि हमने बहुत सारी पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, बहुत इम्पैक्ट प्लेयर का एक कंफ्यूजन जो मैंने बात की, उसके अलावा पेस बॉलिंग थोड़ी सी वीक लग रही है। अगर एमएस धोनी रहते हैं फील्ड पे या फिर ऐसे कोई बैटर के साथ, ये दोनों जैसे संजू सैमसन या फिर कार्तिक शर्मा अगर दोनों इनिंग्स खेलते हैं तो फिर एक बॉलिंग ऑप्शन मिस आउट हो रहा है जो कि एक प्रॉब्लम रह सकती है सीएसके के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके वजह से मैंने 1.5 डक्ट करे हैं। सीएसके फैन के हिसाब से कितना रेट करना चाहिए?
भाई मैं तो इन्हें 9 आउट ऑफ 10 देने वाला हूँ। मुझे भी बॉलिंग थोड़ी सी वीक लग रही है। सीएसके की जर्सी पहन के भी अगर आप 9 आउट ऑफ 10 बोल रहे हो तो मैं आरसीबी की जर्सी पहन के 8.5 आउट ऑफ 10 तो बोल सकता हूँ। बॉलिंग थोड़ी सी वीक लग रही है भाई मेरे को, मतलब देखा जाए तो। लास्ट ईयर मुझे बैटिंग थोड़ी सी कमी लग रही थी। इन्होंने बैटिंग में तो बहुत मेहनत किया है, लेकिन शायद बॉलिंग थोड़ी सी रह गई है। स्टार्टिंग में देखने से ऑन पेपर तो थोड़ी सी वीक लग रही है ये टीम, बॉलिंग के हिसाब से देखी जाए तो। बाकी ये टीम बहुत बढ़िया है, चैंपियन टीम है भाई, कभी भी इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। चैंपियन टीम की बात, तो इस नोट पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। द ओजी चैंपियंस, द रीसेंट चैंपियंस, लेट्स मूव ऑन टू रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो स्टार्ट करते हैं आरसीबी के स्क्वाड के साथ। चेंज तो करोगे नहीं, आप ऑलरेडी चैंपियन टीम हो तो चेंज क्या ही करना। अगर हम लोग स्क्वाड की बात करें तो फिर रजत पाटीदार द कैप्टन, उसके बाद क्या ही बोलना है यार, द गोट विराट कोहली की हम बात कर रहे हैं, आप सभी लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देवदत्त पाडिक्कल, उसके बाद सात्विक देसवाल जो कि एक न्यू एडिशन है आरसीबी के स्क्वाड में। एक लेफ्ट आर्म स्पिनर का भी ऑप्शन ऐड करते हैं वो, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा और जॉर्डन कॉक्स, जिनका ऐसे 20 का फॉर्म तो बहुत बढ़िया रहता है, 100 में भी वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा ऑलराउंडर्स की अगर बात करें, कृणाल पांड्या, टिम डेविड, वेंकटेश अय्यर, जो कि बहुत ज्यादा बातें चल रही है इनसे रिलेटेड। आरसीबी ने बहुत कम बाइस करे हैं इस ऑप्शन में, लेकिन जितने भी बाइस करे हैं वो क्वालिटी ऑप्शंस रह सकते हैं उनके लिए। और वेंकटेश अय्यर को तो वो 2 साल से ट्राई कर रहे हैं अपने स्क्वाड में लाने की, और इस बार फाइनली एक अच्छे प्राइस पे वेंकटेश अय्यर आ चुके हैं आरसीबी के स्क्वाड में, 7 करोड़ के प्राइस पे। उसके बाद रोमारियो शेफर्ड, जेकब बेथेल, जो कि अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं और उनकी सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है इस मोमेंट पे। देखना होगा कि वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे आरसीबी के लिए इस साल। जो सेमीफाइनल में करके दिखाया है, मेरे हिसाब से तो वो खेल रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग मैचेस ही में खेल रहे हैं। इसके बारे में आगे बात करते हैं, इसके बारे में एक पॉइंट है। उसके बाद अगर बात करें तो मंगेश यादव, जो कि इस सीजन मुझे तो खेलते हुए दिख रहे हैं सारे मैचेस, क्योंकि यश दयाल पूरे सीजन के लिए रूल आउट हो चुके हैं। जहां तक मो बोबैट की भी स्टेटमेंट आई थी अभी, जो कि आरसीबी के डायरेक्टर हैं। अब समझ में आ रहा है कि मंगेश यादव पे क्यों 5.2 करोड़ खर्च किए गए हैं, क्योंकि वो सारे मैचेस खेलते हुए हमें इस साल शायद देखने को मिलेंगे। उस मंगेश यादव डोमेस्टिक प्लेयर भी बहुत बढ़िया है। ज्यादा बड़ा सैंपल साइज तो नहीं है मंगेश यादव का, लेकिन देखना बहुत होगा कि बहुत छोटा है। हाँ, बहुत छोटा सैंपल साइज है, लेकिन देखना होगा कि आरसीबी मैनेजमेंट ने कुछ तो देखा है मंगेश यादव में, ताकि वो यश दयाल, जो कि ऑलरेडी एक बहुत बढ़िया परफॉर्मर रहे हैं आरसीबी के लिए, जब से उन्होंने जीटी के बाद उनका रिडेम्पशन आर्क ही आरसीबी के साथ रहा है। तो अगर आप उन्हें रिप्लेस कर रहे हो वो भी मंगेश यादव के साथ, तो कुछ तो मंगेश यादव में बात दिखी होगी आरसीबी मैनेजमेंट को। उसके बाद ऑप्शन है विकी ओस्टवाल, विहान मल्होत्रा और कनिष्क चौहान। ये तीनों ही न्यू एडिशन है और तीनों ही स्पिन ऑप्शन है। कनिष्क चौहान बहुत बढ़िया परफॉर्म किया भाई अंडर 19 में, विथ बॉल, विथ हाँ, फील्डिंग, विथ बैटिंग। और और उनके विहान साथ जो मल्होत्रा, विहान मल्होत्रा है, वो भी बहुत बढ़िया उन्होंने भी परफॉर्म किया। तो ये विहान दोनों मल्होत्रा देखने अंडर 19 चाहिए कैसे खेल रहे हैं। टीम के वाइस कैप्टन भी थे विहान मल्होत्रा। और विकी ओस्टवाल एक लेफ्ट आर्म स्पिन ऑप्शन है अगर कुणाल पांड्या कभी इंजर्ड होते हैं, नहीं तो उनके पास स्वप्निल सिंह का भी ऑप्शन है। तो फिर देखना होगा कि इन तीनों को चांस मिलता स्ट्रेंथ है भी या बहुत फिर नहीं। बढ़िया है भाई टीम की। हाँ, बेंस्टन भी अच्छी है। अगर बॉलर्स की बात करें तो जॉश हेजलवुड, आज आरसीबी की एक पोस्ट आई थी इंस्टाग्राम पे, और वो पोस्ट अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, मैं यहाँ पे लगा भी दूंगा कि जॉश हेजलवुड शायद आरसीबी कैंप में ज्वाइन हो चुके हैं। एक छोटा सा स्निपेट डाला है आरसीबी के मैनेजमेंट ने कि जॉश हेजलवुड शायद से कमबैक कर चुके हैं। तो जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि जॉश हेजलवुड अवेलेबल रहेंगे सीजन में या फिर नहीं रहेंगे, वो तो अब शायद गलत साबित हो चुके हैं। जॉस हेजलवुड के आने से भाई टीम में बहुत एड ऑन मिल जाएगा, ये बात तो हाँ, तय है। और जेकब बेथल की जैसे बात कर रहे थे तुम कि जेकब बेथल खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे, तो अब तो मुझे कम दिख रहा है कि जेकब बेथल शायद नहीं खेलेंगे, कि जॉश हेजलवुड अगर नहीं रहते तो जेकब बेथल खेलते, लेकिन अब तो नहीं खेलेंगे मेरे हिसाब से। अब बहुत कम चांस रहता है भाई, क्योंकि फिल सॉल्ट को अगर आप हटा रहे हो टीम से, तब जाके जगह बेथल के लिए जगह बन रहा है। हाँ, ले, और रोमारियो शेफर्ड भी बेहतर खेल सकता है यार। लेकिन ये है ना कि फिल सॉल्ट है आपके पास, और बेथल ज्यादातर देखा जाए तो आरसीबी के हाँ लास्ट ईयर भी सही बात ओपन है। कर रहा था। हाँ, और रोमारियो शेफर्ड का ऐसा कोई रिप्लेसमेंट नहीं है आपके पास, लेकिन फिल सॉल्ट के लिए जेकब बेथल है। हम्म, तो ये देखना होगा, इस हिसाब से रोमारियो शेफर्ड ज्यादा सेंस बनाता है। बॉलर्स में और देखें तो भुवनेश्वर कुमार, और उसके बाद नुआन तुषारा, जो कि इस साल में आरसीबी के लिए खेलते हुए नहीं दिखेंगे, उन्हें एनओसी नहीं मिला है, और क्योंकि उन्होंने फिटनेस टेस्ट जो है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के हिसाब से जो रखवाए जाते हैं वो उन्होंने शायद पास नहीं करा है।
तो उन्हें एनओसी नहीं दिया गया है कि वो आके आरसीबी के लिए खेल पाए सीजन। और यश दयाल की हमने बात की कि वो रूल आउट हो चुके हैं, उनके जगह मंगेश यादव अभी शायद खेलते हुए दिख जाए प्लेइंग 11 में। उसके बाद रसिक सलामदार का ऑप्शन है इनके पास, जो कि यश दयाल की जगह मुझे कम आते हुए दिख रहे हैं। वैसे आ सकते हैं, उन्होंने लास्ट लास्ट सीजन फर्स्ट मैच भी खेला था केकेआर के अगेंस्ट जब भुवनेश्वर कुमार नहीं थे, तो वो भुवनेश्वर कुमार के रिप्लेसमेंट तो है, लेकिन यश दयाल के लिए मुझे लगता है लेफ्ट आर्म पेसर ही के साथ ही जाएगी आरसीबी विद मंगेश यादव। उसके बाद ऑप्शन है इनके पास सूर्य शर्मा का, स्वप्निल सिंह का, अभिनंदन सिंह का और जेकब डफी का, जो कि एक और न्यू एडिशन है आरसीबी के स्क्वाड में। जेकब डफी का भी अभी हाल का फॉर्म देख के आप ये नहीं कह सकते कि अगर जॉश हेजलवुड नहीं रहते तो फिर आप जेकब डफी को सीधा ही 11 में खिला लेते। मेरे हिसाब से जेकब डफी से बढ़िया रहता अगर जॉश हेजलवुड नहीं खेलते हैं। तो अभी तो वैसे जैसे मैंने कहा कि पोस्ट आई आरसीबी की तरफ से कि वो कमबैक कर चुके हैं कैंप में, लेकिन वो फिट है कि नहीं ये देखना पड़ेगा हमें। और फर्स्ट 2 मैचेस तो वो शायद मिस कर ही रहे हैं जॉश हेजलवुड, जहां तक मुझे लग रहा भाई है कि अगर फर्स्ट 2 मैच। हेजलवुड नहीं खेल रहा है तो डफी आने चाहिए डायरेक्ट टीम में। मुझे लगता है कि अगर जॉश हेजलवुड वैसे तो अभी रिपोर्ट कुछ ऐसी आई नहीं है जो हम प्रॉपर क्लैरिफिकेशन के साथ कह सके, लेकिन मुझे लगता है फर्स्ट 2 मैचेस के लिए शायद से वो बाहर रहेंगे जॉश हेजलवुड, अभी तक कुछ क्लियरेंस तो नहीं है। भाई तेरे को क्या तो लगता अगर है डफी को आना चाहिए टीम में उनके बदले? नहीं, नहीं, जो मेरे हिसाब से अगर जॉश हेजलवुड नहीं खेलते, जेकब डफी से बढ़िया आप बेथल। जेकब बेथल बेथल के साथ जाओ। क्योंकि जेकब बेथल एक तो आप ये कर सकते हो कि जेकब बेथल को ओपनिंग करवाओ और विराट कोहली आप नंबर 3 पे खिलवा सकते हो उन्हें, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन बन जाता है ओपनिंग में। उसके साथ आप एक इंडियन पेसर एड ऑन कर सकते हो नीचे बॉलिंग में। इंडियन पेसर्स में इनके पास ऑप्शन तो है, जैसे रसिक सलामदार का ऑप्शन है, या फिर मंगेश यादव। मंगेश यादव तो खेलेंगे ही, मंगेश यादव तो उन्हें खेलना ही है। और बाकी 3 अंडर 19 के हमने ऑलराउंडर्स की बात की, तो उन्हें भी आप चांस दे सकते हो, या फिर स्वप्निल सिंह को भी चांस दे सकते हो। तो मेरे हिसाब से जेकब डफी से बढ़िया रहेगा कि आप जेकब बेथल पे जाओ। लेकिन अभी के हिसाब से जहां तक मैंने कहा वो पोस्ट वाली बात है, तो मेरे हिसाब से जॉश हेजलवुड कम बैक कर रहे हैं फर्स्ट मैच से ही। लेकिन देखना होगा कि वो उनकी फिटनेस क्या रहती है। प्रॉबेबल 11 की अगर हम लोग बात करें तो शॉर्ट विराट कोहली, थर्ड पे वेंकटेश अय्यर, फोर्थ पे रजत पाटीदार, फिफ्थ पे जितेश शर्मा, सिक्स पे टिम डेविड, सेवन पे रोमारियो शेफर्ड, एट पे कृणाल पांड्या, नाइन्थ पे मंगेश यादव, टेंथ पे भूवी, 11th पे जॉश हेजलवुड और इम्पैक्ट प्लेयर सूर्य शर्मा का ऑप्शन तो रहता ही है इनके पास। तो ये है प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से। बस एक पॉइंट मेरे को ये लगता है कि देवदत्त पाडिक्कल की अभी भी बहुत सारी ऐसी पोस्ट आती है आरसीबी की तरफ से इंस्टाग्राम पे भी कि देवदत्त पाडिक्कल जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी भी नेट नेट की हम बात करें। और वेंकटेश अय्यर का एक है कि ये बॉलिंग का एक एस्पेक्ट ये अपने साथ लाते हैं। लेकिन क्या वेंकटेश अय्यर आ सकते हैं देवदत्त पाडिक्कल की जगह, या फिर देवदत्त पाडिक्कल के साथ ही स्टिक करके रहना चाहिए आरसीबी को? मेरे हिसाब से तो वेंकटेश अय्यर को आना चाहिए, क्योंकि अय्यर हमने देखा है कि वो स्मैट में बॉलिंग भी बहुत बढ़िया किया था उन्होंने। मतलब बहुत बढ़िया नहीं किया था, लेकिन एज अ एक दो ओवर करवाने के लिए वो एक अच्छा ऑप्शन है, और बैटिंग से तो बहुत बढ़िया है। तो अगर जॉश हेजलवुड नहीं खेलते तो फिर मैं कह सकता था कि आप वेंकटेश अय्यर के साथ जाओ, तो वेंकटेश अय्यर आपको एक बॉलिंग ऑप्शन भी दे देते एक दो ओवर के साथ। लेकिन अब क्योंकि हेजलवुड का भी कमबैक होता हुआ दिख रहा है हमें, तो वेंकटेश अय्यर से बढ़िया आप देवदत्त पाडिक्कल के साथ जा सकते हो मेरे हिसाब से। भाई देवदत्त पाडिक्कल की मतलब जगह बन भी नहीं रही है टीम में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ओपनिंग में फिल सॉल्ट है और जगह बेहतर अगर खेल रहे हैं तो, अगर हेजलवुड नहीं खेल रहे हैं तो। लेकिन अगर हेजलवुड खेल रहे हैं तो शायद हाँ, ओपनिंग में कोहली और सॉल्ट और 3 पे पाडिक्कल, ये बढ़िया हो सकता है। हाँ, 3 पे पाडिक्कल मेरे हिसाब से पाडिक्कल खेल सकता है। अगर हेजलवुड खेल रहे हैं तो पाडिक्कल, अगर हेजलवुड नहीं खेल रहे तो वेंकटेश अय्यर। स्टार्ट करते हैं सॉल्ट और कोहली से। 3 नंबर पे पाडिक्कल आने आने वाले हैं। 4 पे पाटीदार, फिर 5 पे जितेश शर्मा, फिर 6 पे टिम डेविड, फिर कुणाल पांड्या 7 पे, 8 पे रोमारियो शेफर्ड, 9 पे भुवनेश्वर कुमार, 10 पे जेकब डफी अगर जॉश हेजलवुड नहीं खेल रहा है तो, और 11 पे मंगेश यादव, और इम्पैक्ट प्लेयर में यश शर्मा। मंगेश यादव का ये है कि वो एक ऑलराउंडर ऑप्शन है, क्योंकि वो बैट के साथ भी मतलब डिसेंट लोअर ऑर्डर स्कोर दे सकते हैं आपको। तो वो 9 पे कृणाल पांड्या के बाद या शेफर्ड के बाद, जैसे तूने बताया, तो शेफर्ड के बाद वो आ वहाँ सकते पे हैं भूवी फिर। की जगह। हाँ, फिर वो भी आ सकते हैं। तो ये थी हम दोनों की प्लेइंग 11। अब अगर स्ट्रेंथ्स की बात करें तो यार देखो, स्ट्रेंथ्स में हमें बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी चैंपियन टीम है, तो फिर बताने की कुछ जरूरत तो है नहीं कि आरसीबी की क्या स्ट्रेंथ है। बैटिंग सारे बहुत स्ट्रेंथ है भाई इसमें।
बैटिंग में तो हमेशा से स्ट्रेंथ है और पिछले साल से बॉलिंग में भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। हेजलवुड अगर नहीं खेल रहे हैं तो फिर एक क्वेश्चन मार्क है, और यश दयाल भी नहीं है, क्योंकि तो थोड़ा एरिया ऑफ कंसर्न तो बढ़ जाता है। आ रहे हैं अगर हेजलवुड स्क्वाड में प्लेइंग भाई 11 अगर में, तो हेजलवुड आ रहे हैं तो बॉलिंग भी बहुत बढ़िया हो रही है। उसके बाद बस एक ही कंसर्न बचता है, मंगेश यादव कैसा खेलते हैं। और अगर वो भी यश दयाल को बढ़िया से रिप्लेस कर देते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस बार भी आरसीबी को। अगर वीकनेसेस की बात करें तो फिर एक एक या दो ही वीकनेस है, ज्यादा कोई वीकनेस है नहीं। एक तो मैंने बात की यश दयाल का ना होना, ये एक वीकनेस हो सकता है क्योंकि बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे यश दयाल आरसीबी के लिए। बैटिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब थोड़ी सी भी एरिया ऑफ हाँ, कंसर्न मुझे नहीं लग रही है। हो सकता है पडिक्कल को हम लोग देखना चाहेंगे कि किस हिसाब से पडिक्कल बैटिंग कर रहे हैं। अगर एक हाँ, एक कमजोर कड़ी बहुत छोटी सी अगर हो सकती है तो पडिक्कल रहने वाला है, बाकी इस टीम में बैटिंग के लिए कोई बात शिकायत नहीं है। बैटिंग के लिए नहीं है, बॉलिंग के लिए बस मंगेश यादव और यश दयाल का कंफ्यूजन रहता है कि यश दयाल हम्म, नहीं है तो मंगेश यादव कैसा खेल सकते हैं। बस एक और एक, हेजलवुड का कंसर्न रहने वाला है। हाँ, और एक कंसर्न ये है कि देवदत्त पाडिक्कल या फिर वेंकटेश अय्यर। हेजलवुड आ रहा है तो ठीक है, तब अय्यर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, लेकिन अगर हेजलवुड नहीं है टीम में तो अय्यर बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं एक दो ओवर करवाने के लिए। प्लस बैटिंग से तो भाई वो पावर हिटर है ही, ये तो सबको पता है। हाँ, और अगर हेजलवुड नहीं खेलते हैं तो फिर वेंकटेश अय्यर का जो ऑर्डर है वो भी ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि फिर जेकब बैथल आ जाएंगे स्क्वाड में प्लेइंग 11 में, तो वो ओपनिंग करेंगे। सी पे फिर मेरे हिसाब से कोहली आने चाहिए अगर हेजलवुड फर्स्ट 2 मैचेस अगर मिस आउट कर रहे हैं तो। और उसके बाद फोर्थ पे हम्म, कैप्टन रजत पाटीदार और फिफ्थ पे वेंकटेश अय्यर आ सकते हैं। अगर वेंकटेश अय्यर नंबर 5 पे भी खेलते तो भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि केकेआर के लिए वो नंबर 5 पे खेल चुके हैं। देवदत्त पाटिकल के साथ भी वही उर्विल पटेल वाला थोड़ा केस हो सकता है कि वो हाँ भाई। बढ़िया परफॉर्म तो कर रहे हैं और नेट में भी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उन्हें चांस मिलेगा कि नहीं। और जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइप अगर आप वेंकटेश अय्यर के साथ जा रहे हो तो फिर ये देखना पड़ेगा कि वो कॉल कितना बढ़िया है आपका। वो मैचेस से ही पता चलेगा कि वेंकटेश अय्यर सच में आरसीबी के लिए बढ़िया कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैचेस की बात करें तो आरसीबी का पहला मैच एसआरएच के साथ है, ओपनिंग मैच ही हमें सबको ही पता है ऑलमोस्ट। फर्स्ट मैच चिन्ना स्वामी में होने वाला है, आरसीबी वर्सेज एसआरएच, उसका ही प्रीव्यू बहुत जल्दी आने वाला है चैनल पे। अगर टॉस जीत रही है आरसीबी तो तेरे को क्या लगता है बॉलिंग लेगी आरसीबी? इतना करेज आरसीबी आरसीबी के पास बॉलिंग लेने के लिए? हाँ, लेगी, बॉलिंग लेगी, क्योंकि फिर चेज कंफर्म? करने के लिए। हाँ, क्योंकि एसआरएच की बॉलिंग देखने के बाद चेज करने का मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। मेरे हिसाब और से मेरा एक प्रिडिक्शन है, टॉस जीतेगी तो आरसीबी बैटिंग लेने वाली है। अगर एसआरएच टॉस जीतेगी तो एसआरएच बैटिंग लेने वाली है। साढ़े से बैटिंग लेगी भाई। वैसे अगर देखा जाए तो वो बॉलिंग भी ले सकती है, क्योंकि बॉलिंग हो सकता है फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग अगर पिट भी जाए तो फिर चेज कर सकती है। एसआरएच की जो बैटिंग लाइनअप है वो तो बढ़िया है ही। तो देखने लायक होगा कि वो बैटिंग लेते हैं या फिर बॉलिंग, को पिच पे डिसाइड होगा उस दिन। चिन्ना स्वामी है तो मेरे हिसाब से चेज करना पसंद करेगी दोनों टीम। एसआरएच बैटिंग लेने वाली है भाई, टॉस जीतेगी तो मैं कंफर्म बोल रहा हूँ, प्रिडिक्शन। इसके बाद अगर हम लोग आगे और मैचेस की बात करें तो सेकंड मैच आरसीबी का होने वाला है, वो है 5th ऑफ अप्रैल को। एंड गेस व्हाट, आरसीबी वर्सेस सीएसके। चिन्ना स्वामी में ही होने वाला है ये मैच, और चिन्ना स्वामी में आरसीबी वर्सेस सीएसके का मैच कैसा होता है वो तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस बार यश दयाल नहीं है और एमएस धोनी है, लेकिन रविंद्र जडेजा भी नहीं है नॉन स्ट्राइकर पे होने के लिए। तो थोड़ी सी सिनारियो में चेंजेस है, लेकिन दोनों टीम्स देख अभी भी उतनी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ उतरेगी खेलने के लिए। तो हमें देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से उस दिन किसके फेवर में मैच जाता है। और अभी अगर दोनों टीम को कंपेयर करें तो तू तो वैसे तेरे से पूछना नहीं चाहिए, लेकिन तेरे को क्या लगता है सीएसके या फिर आरसीबी में से कौन एज ले सकता है एज ए न्यूट्रल फैन, अगर तू थोड़ी देर के लिए सोचे तो। भाई सीएसके लेगा भाई, न्यूट्रल न्यूट्रल बोल रहे हैं भाई। तुझे क्या लग रहा है भाई, मतलब? मेरे हिसाब से तो आरसीबी के लिए इजी विन है। बॉलिंग वाइज हो सकता है थोड़ा मुश्किल जाए आरसीबी के लिए, लेकिन बैटिंग वाइज सॉर्टेड है यार मेरे हिसाब से। बैटिंग में अगर भाई स्पिनर्स को टैकल, सीएसके भी बैटिंग भाई सॉर्टेड ही है भाई, बॉलिंग वही वाइज बोल मुझे रहा है। लगता है कि थोड़ा। नहीं, सीएसके की बैटिंग तो सॉर्टेड है ही, तो आरसीबी की बॉलिंग कैसा फेस करती है सीएसके को वो देखना होगा। लेकिन आरसीबी की जो बैटिंग है वो सीएसके की बॉलिंग को फेस कर सकती है अच्छे तरीके से। ही हो सकता है, लेकिन मुझे फिर भी नहीं लग रहा है क्योंकि हमारे पास भी बॉलिंग है भाई, असलाम भी रखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड मैच की तो आरसीबी वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, गुवाहाटी में ये होगा 10th अप्रैल को। उसके बाद ये जाएंगे मुंबई, वानखेड़े में मैच खेलने मुंबई इंडियंस के साथ। ये मैच भी देखने लायक होगा, पिछले बार भी मुंबई इंडियंस और आरसीबी का मैच हुआ था, वो तो बहुत ही मेमोरेबल मैच है अभी के हिसाब से भी, क्योंकि हार्दिक पांड्या का जिस हिसाब का परफॉर्मेंस आया था उस मैच में, वो हमें देखना होगा किस हिसाब से परफॉर्म करते हैं। 12th अप्रैल को ये मैच है।
तो ये है फर्स्ट 4 मैचेस जो कि आरसीबी खेलने वाली है। तो इन सारे मैचेस को देखते हुए मुझे सारे में ही आरसीबी क्लियर एज देती हुई दिख रही है। भाई मुझे तो लग रहा है कि आरसीबी एक्सेप्ट, राजस्थान से बस जीतेगी, बाकी सबसे हार जाएगी। और मुझे लग रहा है सीएसके एक भी मैच नहीं जीतेगी इस सीजन। चारों मैचेस अगर हम लोग देखें आरसीबी के, तो एक लौता मैच जो तगड़ा कंपटीशन हो सकता है वो है मुंबई इंडियंस के साथ, क्योंकि मुंबई इंडियंस का भी स्क्वाड बहुत बढ़िया है। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सारी बेसिस उनके कवर्ड है। सीएसके का भी स्क्वाड इस साल इम्प्रूव तो है, लेकिन बॉलिंग वाइज कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस होगी वो तो हम पहले मैचेस में ही देख भाई लेंगे। तो अगर आरसीबी को रेट करना हो तो मेरे हिसाब से 10 आउट ऑफ 10 स्क्वाड है। कोई भी फ्लॉ भाई ऐसा मेरे एज सच नहीं 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 है। नहीं नहीं नहीं, भाई तुम भाई तो यार 10 आउट ऑफ 10 तो नहीं है तो कितना है? भाई। 8.5 आउट ऑफ 10 है यार। अच्छा, भाई 1.5 के बराबर कोई फ्लॉ बताओ। भाई अभी मेरे को जॉस हेजलवुड अभी नहीं रहा है टीम में, फिर यश दयाल भी नहीं है, तो ये टीम की बॉलिंग मुझे कमजोर लग रही है यार। 10 में से 9 नंबर दे रहा हूँ भाई, अगर हेजलवुड कम बैक कर रहा है तो। कमेंट डाउन बिलो कि आपको क्या लगता है आरसीबी और सीएसके बेटर टीम कौन सी है इस साल। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और इस सीरीज के लिए भी इतना ही। हमने अभी तक सारी टीम्स कवर कर ली है इन 5 एपिसोड्स में। तो अगर आपने पहले के 4 एपिसोड्स नहीं देखे तो लिंक्स है इन द डिस्क्रिप्शन, जरूर जाके वो भी चेक करना। पर मैच प्रीव्यूज के बारे है, हम लोग मैच प्रीव्यूज भी जल्दी शुरू करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट मैच आरसीबी वर्सेस देखिए एसआरएच ना का है। भाई, सबसे स्ट्रांगेस्ट टीम कौन सी लग रही है तेरे को? पूरे हमने जितने भी प्रीव्यू किए हैं 10 में से। देखो, बायस अगर हूं तो आरसीबी, लेकिन अगर बायस ना हो तो फिर मुंबई इंडियंस के साथ भी जा सकते हैं। मेरे लिए भी, मैं भी यही बोलने वाला था। मुंबई इंडियंस एकदम नंबर 1 पे मेरे को लग रही है ऑन पेपर। अगर मैं देखूं और एक एक प्लेयर को एनालाइज भी अगर हम लोग करें तो हमें पता चलेगा कि ये टीम बहुत ही लीथल होने वाली है। तो टॉप 4 टीम, इतने टीम्स हमने एनालाइज करे, अभी तो बहुत अर्ली है, लेकिन तेरे हिसाब से टॉप 4 टीम कौन से? एक तो एमआई रहने वाली है, हम्म। एक सीएसके रहने वाली है, एक आरसीबी रहने वाली है, और एक यस। एक एसआरएच और पीबीकेएस में से कोई एक रहने वाली है भाई। एसआरएच तो नहीं रहने वाली मेरे हिसाब से। एसआरएच टॉप 4 में नहीं आएगी। भाई मेरे को लग रही है यार, क्योंकि देखो 2024 स्ट्रगल कर रही है, तो 25 में भी भाई बहुत बढ़िया खेला था उन्होंने, भले क्वालिफाई नहीं कर पाया लेकिन बहुत बढ़िया खेला था। तो मुझे लग रहा है इस बार भी क्वालिफाई कर रही है हैदराबाद, और इस बार हो सकता है कि वो ट्रॉफी जीत जाए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, ट्रॉफी जीत जाए। ट्रॉफी नहीं जीतेगी। भाई जितने भी टीम्स देखे हैं जो फाइनल खेली है रिसेंट में, और फिर ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से वो फिर डाउनफॉल उनका स्टार्ट हो गया हो। अगर वो फाइनल खेल रही है तो 2-3 साल बाद वो ट्रॉफी जीत ही जा रही है। मेरे हिसाब से अगर टॉप 4 टीम देखा जाए तो एमआई, आरसीबी और डीसी मेरे को एक टीम लग रही है जो कि टॉप 4 में जा सकती है। और जो फोर्थ स्पॉट है उसके लिए लड़ाई हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि सीएसके शायद से कम बैक कर सकती है। मेरे हिसाब से टॉप 4 टीम है एमआई, आरसीबी, डीसी और सीएसके। अगर सीएसके के यंग प्लेयर्स परफॉर्म कर देते हैं तो हम दोनों के हिसाब से टॉप 4 टीम्स हमने बता दी है। आप कमेंट करो नीचे कि आपको क्या लगता है कि टॉप 4 टीम्स कौन होने वाली है। क्या लग रहा है तेरे को, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप कौन जीत रहा है इस? मेरे हिसाब से यार देखो, अभी जितने भी, अभी किसी का भी ऐसा इंडियन में मेरे को तो नहीं लग रहा कि संजू सैमसन का टी20 वर्ल्ड कप फॉर्म बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन आईपीएल में वो कन्वर्ट होता मुझे पता नहीं, लग नहीं रहा कि कन्वर्ट होगा उस लेवल पे कि वो ऑरेंज कैप जीत पाए। मेरे हिसाब से आई विल गो विद द किंग कोहली। मेरे हिसाब से आई विल गो विथ संजू सैमसन भाई। पर्पल कैप मेरे हिसाब से अगर जॉश हेजलवुड फिट रहते हैं तो वो भी एक ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन अगर जॉश हेजलवुड कुछ मैचेस मिस करते हैं तो फिर देखो, हर्षल पटेल पे तो हमेशा ही रहती है नजरें कि हर्षल पटेल जीतते हैं कि नहीं पर्पल कैप। लेकिन हर्षल पटेल इस सीजन कितने इफेक्टिव रहते हैं, और उनके बजाय आपके दिमाग में एक ही नाम आता है, वो है जस्सी। जसप्रीत बुमराह। यस। तो मेरे हिसाब से कि जो गट फीलिंग्स है वो है विराट कोहली एंड जसप्रीत बुमराह, दोनों ऑरेंज कैप और पर्पल कैप जीत सकते हैं इस बार। भाई मेरे हिसाब से भी जसप्रीत बुमराह ही है, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि नूर अहमद बहुत क्लोज जा सकता है इसके, बुमराह के बहुत क्लोज जा सकता है। और कैच ऑफ द टूर्नामेंट की बात तो हमने पिछले वीडियो में ही कर ली थी। वो मेरे हिसाब से तो शायद से ग्लेन फिलिप्स को जा रहा है। सुपर स्ट्राइकर स्टोरी वंशी। वैसे बहुत अर्ली है टूर्नामेंट को जज करने के लिए, लेकिन हमारी गट फीलिंग्स जो कह रही है
इमर्जिंग प्लेयर मेरे हिसाब से वैभव सूर्यवंशी के बजाय सीएसके के जो 2 अनकैप्ड प्लेयर्स सीएसके ने खरीदे हैं 14.2 करोड़ में, उनमें से एक को मिल सकता है इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड। तो ये थे कुछ अवार्ड्स के प्रिडिक्शन जो कि हमने करे हैं। ऑन दैट नोट इस वीडियो के लिए बस इतना ही। होप सो कि आपको ये स्क्वाड एनालिसिस सीरीज पसंद आई है। अगर आई है तो लीव अ लाइक ऑन दिस वीडियो और कमेंट डाउन बिलो कि आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम कैसा परफॉर्म करने वाली है। आप अपनी फेवरेट टीम के बारे में भी कमेंट डाउन कर सकते हो। दिस इज द वैगन व्हील। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। बाय गाइस।